अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन इशफाक है और मैं यहाँ पर MGT 503 के टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व यूनिवर्सिटी जो है बहुत जल्द ग्रैंड क्विज कंडक्ट करवाने जा रही है ड्यू टू सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक। सबको पता है कि कोविड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बंदा भी ऐसा होगा जिसे इस इश्यूज के बारे में नहीं पता होगा। सो इन फ्यू डेज ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये अनाउंस कर देगी बाकायदा कि आपका किस सब्जेक्ट का किस डेट को ग्रैंड क्विज होगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मुझे MGT 503 से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो उसके बारे में बता दिया जाए। तो मैं इंडिविजुअली सबको बताता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर सब स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर किया जा सके और वो उनके जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट्स में वो बताकर मुझसे पूछा जा सकता है। तो मैंने एक ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने इस चैनल पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो भी डिमांड्स होंगी उन सब्जेक्ट्स की फास्ट सीरीज बनाऊंगा, जिसके अंदर आप अपने ग्रैंड क्विज की तैयारी जो है वो फास्टली कर सकते हैं। आप 10-15 मिनट्स के अंदर आप 5-7 चैप्टर्स जो है 10 चैप्टर जो है उनको कवर अप कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपको बहुत लर्निंग मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से। सो बी इन टच। सो लेट मी स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो हैंड आउट्स ये मैंने ओपन किए हुए हैं, हमारा लेक्चर MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो इसको हम सबसे पहले हिस्टोरिकल इसका ओवरव्यू देखेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 जो है वो टोटली इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। सो मैं अक्सर कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उन सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है उसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आगे फर्दर स्टडी के अंदर उस चैप्टर को पढ़ते हुए, उस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जब आपको उन वोकेबलरीज का पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली जो भी सब्जेक्ट है उसको डील कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। और टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट, अगर मैं ऑन अ लाइटर नोट बताऊं तो मैनेजमेंट होती है कि आप अपने किसी भी टास्क को एलोकेट कर रहे हैं, किसी भी टास्क को मैनेज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू योर बिजी अकॉर्डिंग टू योर बिजी शेड्यूल। ठीक है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं। हम अपनी डेली रूटीन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से काम ले रहे होते हैं। हम जो भी थिंकिंग कर रहे हैं, हम जिस तरह उस थिंकिंग को आगे एलोकेट कर रहे हैं, हम ये हमारा सारा प्रोसेस जो है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बता रहा है कि पुराने वक्तों के अंदर भी मैनेजमेंट से काम लिया जाता था। आप इसको अगर आप स्टडी करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो एग्जाम्पल दी जाती है वो पिरामिड्स की दी जाती है। पिरामिड्स की एग्जाम्पल कोट की गई है जिसके अंदर मोर देन 1 लाख वर्कर्स थे जिन्होंने 20 ईयर्स के अंदर उन पिरामिड्स को जो है बिल्ड किया। ठीक है, ये किस सिलसिले में बिल्ड हुआ, ये किस तरह से बिल्ड हुआ, वो भी एक मैनेजमेंट है। हाँ, वो टास्क, वो अचीवमेंट जो कि लोगों को मिलकर काम करने में मजबूर कर दे, वो आपकी मैनेजमेंट है। इसको जो बंदा चला रहा है वो मैनेजर है। सो पिरामिड्स की एग्जांपल दी जा रही थी यहाँ पर कि किस तरह से ये यहाँ पर ये पिरामिड्स का जो टॉपिक है इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ MCQs मिल सकते हैं। 4000 BC से 5 to 5 BC के दरमियान ये जो है वो बिल्ड किया गया। इसको आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं आजकल के दौर में, उन प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए बहुत सी मशीनरी का यूज किया जाता है, तब जाके वो जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन उस टाइम कुछ वर्कर्स, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वर्कर्स थे, उन्होंने 20 ईयर्स के अंदर एक ऐसे पिरामिड्स को जो कि एक वाकई ही आजकल के दौर में भी जो है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है।
मैनेजमेंट की, ठीक है। और वो ब्लॉक्स को ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लॉक्स को मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, तो जिसको भी ये हैंडआउट्स चाहिए होंगे मैं सेव कर लूंगा, तो इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टोन्स है 2 लाख 23 लाख स्टोन जो है उनको जो है वो पिरामिड्स की शेप में दी गई थी। और ये किसने किया था? ह्यूमन पावर ने किया था, किसी मशीनरी ने नहीं किया था। ये सारा का सारा काम लोगों के जरिए लिया गया था। इस चीज को कहते हैं मैनेजमेंट, कि आपने अपने टास्क किस तरह से लोगों से लेने हैं, मैनेजमेंट। दूसरी एग्जांपल, मैं जरा इसको फास्टली आगे गो थ्रू करूंगा, वो टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हर एक चीज जानना इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीजों को डिनाई करना पड़ता है। तो अगली चीज है ग्रेट चाइना वॉल। एज ऑल वी नो दैट व्हाट इज ग्रेट चाइना वॉल, ठीक है, दीवार चीन, जिसको 956 ईयर के टेन्योर में जो है तामीर किया गया। और इसकी जो डेट थी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 688 बीसी से 1644 एडी, ये इसकी टेन्योर था बिल्ड होने का, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर लंबी तामीर की गई है, जो कि नीचे से इसकी जो बेस है वो 20 फीट है और टॉप से 11 फीट वाइड है, ठीक है। और ये 7 to 37 फीट जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पुराने दौर के अंदर भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होते थे, मैनेजमेंट होती थी, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिसके लिए चाइना वॉल, द ग्रेट चाइना वॉल जो है वो तमीर की गई, टू मार्क द टेरिटरीज, टू डिफेंड द एरिया, टू प्रोटेक्ट द सिल्क रोड्स, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बहुत मशहूर बुक है जो कि एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने लिखी लिखी ग्लासगो में लिखी कि स्कॉटलैंड 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने अपने इस बुक के अंदर बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज है। डिवीजन ऑफ लेबर का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो भी प्रोडक्शन लेनी है वो किस तरह से आप अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। अगर एक बंदा, अगर कुछ एम्प्लॉयज हैं, वो एक दिन के अंदर कुछ 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। आप उन लेबर्स को मिनिमाइज करके एक दिन के बजाय 2 दिन कर सकते हैं, एक दिन के रेस्ट दे सकते हैं। किस तरह से आप उनको ऐसी डिवीजन, ऐसी एलोकेशन करना लेबर्स को कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, ये भी मैनेजमेंट है। किस तरह से आपने लेबर को मैनेज किया है ताकि आपकी जो भी प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सके। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो मैनेजमेंट इन 20th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20th सेंचुरी के अंदर किस तरह से मैनेजमेंट को चलाया जा रहा है। आपको पता है कि आजकल साइंटिफिक मेथड के थ्रू मैनेजमेंट चलाई जाती है, जिसके अंदर प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, लीडिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है, उसके आगे कुछ स्किल्स आ जाती है, उसके आगे टेक्निक्स आ जाती है, किस तरह से हम उसको इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योरल माइंड लेके हम आगे चल सकते हैं। सो ये सारा 20th सेंचुरी की मैनेजमेंट है कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, उसने साइंटिफिक मेथड को कंपेयर किया है कि आजकल के दौर के अंदर मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, जबकि पुराने दौर के अंदर मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही थी। सो दीज आर टू टैक्टिक्स जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है। एक ये आप एक सो एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, सिडनी ओपेरा हाउस। अच्छा, एक मैं आपको चीज बताऊं कि जो जो मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, जो जो मैं आपको मैनेजमेंट की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप उसको एक बार गूगल से उसकी इमेजेस निकाल के जरूर देखिएगा, ठीक है। सिडनी ओपेरा हॉल, ये भी एक जो है मैनेजमेंट की एक उम्दा मिसाल है, जिसको 33 साल के अंदर तमीर किया गया। इसका टेन्योर ये था 1940 to 1973, जिसके अंदर 1000 रूम्स है, 5 थिएटर्स है और हॉल फॉर 2679 पर्सन। ये इसकी इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है वो ये है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमने बज़ाहिर नाम तो बहुत सुना है, लेकिन बहुत से लोग जो है वो इसको डिफाइन करने में
उनको मुश्किल पेश आती है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन का सिंपली बेसिक फार्मूला, बेसिक मकसद ये है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं किसी एक मकसद को अचीव करने के लिए, जिनमें हर एक बंदे का सिर्फ एक मकसद है काम करने का, वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, हमारे बिजनेसेस हो सकते हैं, मॉस्क हो सकती हैं, हमारे किसी भी किस्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं। वहां पर सब एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, लोग मिलते हैं, उनका कोई मकसद होता है, उनके आगे मकसद के प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर उनकी आगे ये पोल का फैक्टर होता है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और फिर एंड टू इसकी एश्योरेंस आ जाती है। These are four techniques of management, of scientific method of management: planning, organizing, leading, controlling. At least at last पे आता है assurance। इसको हम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। So this was our lesson number 1. So now I'm going to start lesson number 2, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। अच्छा, मैनेजमेंट का आपको मैंने बता दिया कि हम डेली बेसिस पर अपने टास्क को एलोकेट कर रहे होते हैं, अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको एलोकेट करना हमारा काम है, ये पर्पस है मैनेजमेंट। अब मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर्स एक वो बंदा, एक वो शख्स होता है कि जो बंडल ऑफ है उनको एलोकेट करता है दूसरे मेंबर्स में, अपने एम्प्लॉयज में, ताकि वो उस काम को अकम्प्लिश कर सके और उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, मैनेजर वो शख्स होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के काम, अपने बिजनेस के काम, अपने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम वो अपने एम्प्लॉयज से करवाता है, एम्प्लॉय से काम लेता है, उनसे उनकी एक्टिविटीज करवाता है। सो दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड मैनेजर। ठीक है। व्हाट डू मैनेजर्स डू? यहाँ पर आपको मैंने भी प्रीवियसली डिस्कस किया ट्रेडिशनल मेथड और साइंटिफिक मेथड। उसने बोला कि मैनेजर्स क्या करते हैं। मैनेजर्स को उसने 5 कैटेगरीज में फॉल किया है। अगर हम ट्रेडिशनली मेथड में देखें तो मैनेजर्स जो है वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किस तरह से करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेटिकल प्लानिंग करते हैं। वो जैसे उनको पॉलिसीज पीछे से बनी की बनी मिलती हैं वैसे ही उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वो डिसीजंस जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हीं को लेके आगे चलते हैं, किसी भी किस्म की इनोवेशंस अपने टास्क के अंदर, अपने डिसीजंस के अंदर नहीं लेके आते हैं। लीडिंग क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, यार यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डू इट, डू इट, बस ये बातें करते हैं, उनको एग्जीक्यूशंस की तरफ नहीं लेके जाता है। कंट्रोलिंग क्या होते हैं कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, उनको एश्योर करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, लेकिन उस तरह से वो उनको जो है वो हेल्प आउट नहीं कर पाते जिस तरह साइंटिफिक मेथड बताता है। साइंटिफिक मेथड क्या बताता है हमें? न्यू स्टाइल मेथड इसको बोला जाता है। साइंटिफिक मेथड बताता है कि आपने लोगों को प्लानिंग के साथ साथ उनको क्लियरेंस भी बतानी है। आपने उनको बताना है कि हमारे पास कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, हम किस तरह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में जो है वो फंस सकते हैं, हमने किस तरह से उस प्रॉब्लम से निकलना है, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे टैकल करना है, सारी स्ट्रेटजीज बना कर देते हैं। ये साइंटिफिक मेथड बताता है कि प्लानिंग क्या चीज है। अगली चीज बताता है कि मीटिंग द कंपटीशन। आप हमेशा अपने कंपटीशन को देखें। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देती है, अपने कंपेटिटर्स पे फोकस नहीं करती। जबकि न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मेथड कहता है कि आप अपने कंपेटिटर्स पे फोकस रखें कि वो क्या कर रहे हैं। आपको अपने कंपेटिटर्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन को उनसे ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, अगर वो कोई टेक्नोलॉजी यूज करे तो आपको सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। ये कब होगा? जब आप अपने कंपेटिटर्स को जानते होंगे, अपने कंपेटिटर्स की टेक्निक्स को जानते होंगे। थर्ड चीज कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग पीपल। लोगों को सिर्फ टास्क बताने ही नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज करके टास्क देने हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, इसको किस तरह से कंप्लीट करना है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। दीज आर द टेक्निक्स विच यू हैव टू टेल द पीपल। ये हमें साइंटिफिक मेथड बताता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज है।
लीडिंग हमें बताती है कि एक लीडर जो है उसने किस तरह से मोटिवेट करना है, जबकि ट्रेडिशनल बताता है कि आपने सिर्फ मोटिवेट करना है। जो साइंटिफिक मेथड बताता है वो कहता है कि आपने काम बताने से पहले आपने वो काम करके दिखाना है, आपने इंस्पायरेशन बनना है अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स के लिए। So these are the comparison between the scientific method and traditional method. So very next is what is management? I have told you before. Management क्या है? Why we study management? देखिए, हमें अपने जितने भी टास्क हैं, हमें अपने आप को एक अच्छे पेज पर उतारने के लिए हमें मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमें हर जगह हर एक बंदा मैनेज करता हुआ नज़र आएगा, मैनेजमेंट नज़र आएगी। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जितनी भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ आप उठा के देख लें, इंटरलूप देख लें, आप सितारा केमिकल देख लें, देख लें, हर एक बंदा प्रॉपर इफेक्टिवली मैनेज्ड है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप को मैनेज किया उन्होंने। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है। मैनेजमेंट से हम अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपनी प्रोडक्शन जो है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सिंपल इज दैट। लेसन नंबर 3 इज मैनेजरियल रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट रोल, अभी हमने रिसेंटली बात की थी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर कौन होते हैं, और उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू लिया था हमने। So now we will discuss about the management roles कि management roles क्या है। हेनरी मिन्सबर्ग था, डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग, जिन्होंने prominently प्रोफेशनली मैनेजमेंट के रोल्स बताए कि एक मैनेजर अगर ये 10 रोल्स को फॉलो करे तो दैट पर्सन कैन बी अ परफेक्ट मैनेजर, वो अपना रोल अच्छा प्ले कर सकता है। ठीक है, उसने 10 रोल जो है उसको 3 कैटेगरी में फॉलो किया है। फर्स्ट चीज इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल क्या होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशन बनाना है, उसके बाद उस रिलेशन को मेंटेन रखना है। दिस इज द इंटरपर्सनल रोल। इसके आगे कुछ टाइप्स है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। सो सेकंड इज इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशनल रोल प्ले करने वाले भी कुछ ऐसे मैनेजर्स होने चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोग्रेस है, वो अपने डिजायर्ड पर्संस को, अपनी पॉपुलेशन को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशनल रोल होना मैनेजर का बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर रोल्स आते हैं मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। सो लास्ट इज डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स के अंदर ये होता है कि आपने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने आगे जो है वो डिसीजंस बनाने हैं, आपने उनको एग्जीक्यूशन करवानी है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं डिस्टर्बेंस, सॉरी, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। ये 4 है, टोटल मिला के 10 बन जाते हैं आपके रोल। ठीक, जो हेनरी मिट्सबर्ग ने 1960s के अंदर बताए थे। अच्छा, अब इसको आगे हम वन बाय वन इसको देखते हैं। फिगर हेड। फिगर हेड कहता है कि आप किसी भी जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं, आप सिंबॉलिकली परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो है परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो किसी भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जाता है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा होता है, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको फिगर हेड रोल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, वो अपनी वर्किंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लीडर क्या होता है कि एक बंदा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है और उसके एम्प्लॉयज उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन करता है और उनको मोटिवेट करता है, उनको कोचिंग देता है, कोचिंग देता है कि वो किस तरह से काम करे, क्या क्या रुकावट आ सकती है, किस तरह से रुकावट से निकलना है। थर्ड इज लाइजन। लाइजन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि इसके अंदर एम्प्लॉयज ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल डेजिग्नेशंस में, और अपने जितने भी स्टाफ है उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना होता है, जिससे आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। एज फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपके TQM होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है। उन सब के जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो कनेक्शन जो है, एक नेटवर्क बिल्ड हुआ है, उसको हम लाइजन कहते हैं। ठीक है, ये इंटरपर्सनल रोल था। इंफॉर्मेशनल में आता है द मॉनिटर। मॉनिटर कौन होता है? जो बंदा, एक मैनेजर, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, उसको वो गैदर करता है। उसके बाद उसको मॉनिटर करता है कि कौन बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे गोल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, और कौन उसको जो है वो डिनाई कर रहा है। डिसेमिनेटर होता है कि एक ऐसा पर्सन, ऐसा मैनेजर जिसके पास इंफॉर्मेशन, बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन आती है इंटरनली इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से, तो उसने उसको किस तरह से एलोकेट करना है, उसने उसको उस इंफॉर्मेशन को किस बंदे को किस टाइम पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है, वो डिसेमिनेटर रोल होता है। स्पोक्स पर्सन होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी विल डू इन द फ्यूचर। ठीक है, अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑर्गेनाइजेशंस को, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस को और आउटसाइडर्स को। ठीक है, अगली चीज आती है डिसीजन रोल। इसके अंदर एंटरप्रेन्योर आता है। एंटरप्रेन्योर होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशंस लेके आता है, वो इनिशिएटर होता है, चेंज एजेंट होता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक न्यू वे में डिजाइन लेके आता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करता है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज लेके आता है। तो वो एंटरप्रेन्योर रोल होता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या होता है कि वो किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस को हैंडल करने वाला बंदा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से हैंडल करना है, एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो नेचुरली कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियली कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है, दैट पर्सन कॉल्ड डिस्टर्बेंस हैंडलर, दैट रोल विल बी कॉल्ड डिस्टर्बेंस हैंडलर। रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है? रिसोर्स एलोकेटर ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से डिपार्टमेंट्स को और एम्प्लॉयज को एलोकेट कर रहे हैं। आप इक्वली कर रहे हैं या आप बाइस्ड कर रहे हैं। रिसोर्सेज आपके फाइनेंस भी आ सकते हैं, आपकी पावर भी आ सकती है, आपके डॉक्यूमेंटेशंस भी आ सकते हैं। ये वो रोल होता है जिसके अंदर एक मैनेजर ने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने कितने रिसोर्सेज किस बंदे को देने हैं, कितने रिसोर्सेज किस बंदे को देने हैं। नेगोशिएटर, नेगोशिएटर एक ये बार्गेनिंग स्किल्स होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर के पास नेगोशिएशन वाला भी रोल होना चाहिए कि वो एक, एक जो भी टॉप मैनेजमेंट को बता रही है वो सिर्फ उसी को मानता ना जाए, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगे, उसको नेगोशिएट करें, उसके ऊपर बार्गेनिंग करें ताकि एक अच्छे से अच्छा डिसीजन निकल आ सके। सो ये थे 10 रोल जो हैंनी मिन्सबर्ग ने बताए थे कि एक मैनेजर इन 10 रोल्स को फॉलो करेगा तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट रोल प्ले कर सकता है। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने टेबल वाइज बना के दी है, जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 4 व्हिच इज मैनेजरियल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल पोल्का जी। पोल्का इसको हम देखें, पॉलिसी सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड ए फॉर एश्योरेंस। दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, पहला फंक्शन प्लानिंग। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले डिसीजंस लेने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट बैठकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज एस्टेब्लिश करती हैं, ऐसी गोल्स एस्टेब्लिश करते हैं कि जो वो डिजायर्ड करते हैं, जो चीज उनको डिजायर्ड गोल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाती है, प्लानिंग करती है कि हमने किस तरह से इस गोल तक पहुंचना है। ठीक, अगली चीज है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ये आता है कि आपने गोल सेलेक्ट कर लिए, आपने स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली, अब आपने स्ट्रेटजीज के अंदर जो जो उनसे भी टास्क हैं उनको किस किस बंदे को देना है, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मल एजुकेशन, आपने किस तरह से उन टास्क को किन किन बंदों को देना है, ये आपकी होगी ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग, लीडिंग में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ज्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं है उसी से बात। लीडिंग फंक्शन आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है कि वो वर्किंग करे, उन्हें बताया जाए कि वर्किंग क्यों जरूरी है, उन्हें उनकी नीड बताई जाए कि इसमें आपका क्या फायदा है।
उनके दरमियान कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट किया जाए, कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर दिया जाए, ताकि लॉबीज क्रिएट ना हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से डायरेक्ट इंटरेक्शन होनी चाहिए। कंट्रोलिंग, आई थिंक सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स को सेट करती है पहले, उसके बाद एम्प्लॉयज की वर्किंग को एनालाइज करती है, फिर देखती है कि उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, उन वर्किंग को, उनके रिजल्ट्स को अपने सेट किए गए स्टैंडर्ड्स जो है उनके साथ मैच करती है, देखते हैं कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं या नहीं। फिर उनके खिलाफ अगर वो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं तो उनको मोटिवेट किया जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड्स के खिलाफ साथ मैच नहीं करते हैं तो उनको गाइडेंस दी जाती है। ये एक एज अ मॉनिटर रोल भी प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉलेज कह लें आप, एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक मेरिट सेट होता है कि इस मेरिट से रिलेटेड जितना इसका मेरिट है उससे रिलेटेड रिजल्ट्स वाले बंदे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो इसी तरह कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो अपने स्टैंडर्ड सेट करती है और उसके स्टैंडर्ड्स के साथ एम्प्लॉयज की प्रोग्रेस को मैच करती है। लास्ट थिंग इज एश्योरेंस। एश्योरेंस, बेसिकली एश्योरेंस ये अश्योरिटी है कि आपने सारे टास्क को, सारे फंक्शंस को अचीव कर लिया है, तब एक मैनेजर कह सकता है कि POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग जो है उसको टास्क कंप्लीट कर चुके हैं तो वो एश्योरेंस आ सकती है। मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इसके कुछ वर्क मेथड्स होते हैं, इसके अंदर मैनेजरियल रोल्स होते हैं, मैनेजरियल वर्क एजेंडाज होते हैं। तो इसी तरह दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉफिट मेकिंग होती है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ये मैनेजमेंट इस तरह से काम करती है। इनके फंक्शंस होते हैं, इनके अंदर रोल्स होते हैं, इनके अंदर डेजिग्नेशंस होती हैं, तब जाके ये प्रोग्रेस कंप्लीट होती है इनकी। ये मिस्टेक्स है जो मैनेजर्स करते हैं, आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ मिस्टेक्स है जो कि मैनेजर्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक हेल्दी प्रोडक्शन नहीं दे पाती। Heading towards lesson number 5, managerial levels and skills. So there are three levels of managers, जिसके अंदर टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर को। फर्स्ट लाइन मैनेजर वो होता है कि जिसने फंक्शन लेवल पर जाकर काम करना है, उसने मशीनरी के साथ टैकल करना है, उसने एम्प्लॉयज को वो एम्प्लॉयज होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्शन करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें ऊपर से आ रही है उनको फॉलो करके एग्जीक्यूट करना है। इनके अगर टाइटल देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर वो बंदा होता है जिसके पास एक प्रॉपर वर्किंग की टीम होती है, जिसने उनको बताना होता है कि आपने किस तरह से काम करना है। आपने हमें हमारी कंपनी की जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, क्या प्रोडक्शन, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्शन क्या है, हमने किस तरह से उनको कंप्लीट करना है। सिंपल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक कनेक्टिंग ब्रिज होता है जो कि अपना रोल प्ले करता है टॉप मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर्स मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तक पहुंचाता है। ये इसको एक कनेक्टिंग ब्रिज भी कहते हैं। इनका जो टाइटल है वो ये होता है, मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिवीजन हेड होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट से जितनी भी प्लानिंग्स है, ये सारा नीचे यही लिखा हुआ है। जितनी भी प्लानिंग्स है, जितनी भी स्ट्रेटजीज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको जो आगे डायरेक्ट किए गए हैं कि आपने लोग अपने जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनसे काम लेना है, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप मैनेजर्स जो है वो CEOs होते हैं, आपके चीफ एग्जेक्टिव्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, आपका चेयरमैन हो गया। सो दे आर द टॉप मैनेजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक बैकबोन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स, उसके गोल्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके कोड ऑफ एथिक्स, उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसकी डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं, एक वर्किंग टास्क देते हैं कि किस तरह से है। वो रोल प्ले करते हैं टॉप मैनेजर्स। ये उनके टाइटल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दे आर देयर रोल्स।
मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो 3 तरह की होती है। इन स्किल्स को आप नॉलेज बेस भी गेन कर सकते हैं, इनको आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी गेन कर सकते हैं, इनको आप एक्सपीरियंस की ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी गेन कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है टेक्निकल स्किल्स। अच्छा, ये स्किल्स को की स्किल्स भी कहा जाता है कि मैनेजर के लिए ये इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। 3 टाइप्स ऑफ मैनेजर जो है उनके लिए इन स्किल्स का जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे आती है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स ये है कि आपकी किसी फील्ड के अंदर स्पेशलिटी है, वो चाहे मशीनरी हो जाती है, वो मैकेनिकल वर्क हो जाता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाता है, आपकी उसके ऊपर प्रॉपर अप्रोच है, आप वो स्पेशलिटी ले सकते हैं, आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेंस के थ्रू भी ले सकते हैं। सो ये टेक्निकल स्किल्स जो है ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के पास होना बहुत जरूरी है। अगली चीज आती है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स ये है कि आपने एक बंदे को किस तरह से डील करना है, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, आप किस तरह से बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं, आप किस तरह से कि मूडी बंदे को आप हैप्पीली उससे काम परफॉर्म करवा सकते हैं, आप किस तरह से अपना और अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ये आपकी आती है ह्यूमन स्किल। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपके मिडिल मैनेजमेंट के पास होना जरूरी है। ठीक है। और कंसेप्चुअल स्किल जो होते हैं कि आपको हर एक चीज के बारे में ग्रास रूट लेवल तक पता हो। अगर आपको पता है कि एक ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी इंडस्ट्री है, आपने पता है कि इसके अंदर किस तरह से काम करना है, तो आपको हर एक चीज का पता हो कि हमें इसके अंदर क्या फ्लॉज है, हमें इसके अंदर क्या हमें बैरियर्स हैं, हमें इस स्किल्स के अंदर हमें इन बंदों को मेंटेन करने के लिए किस किस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल, ये टॉप मैनेजर और मिडिल मैनेजर्स के पास होना जरूरी है। इस तरह से अगर ये स्किल्स, ये की स्किल्स मैनेजमेंट के पास, मैनेजर्स के पास होंगे तो वो इजीली अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक सो हमें यहाँ खत्म कर देना चाहिए। तो 5 चैप्टर्स का एक मैं टॉपिक चैप्टर ये लेक्चर बना दिया है। तो जैसे इस पर रिस्पॉन्स आता है तो उसके ऊपर फर्दर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आगे कुछ ही वीडियोस के अंदर आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किन किन सब्जेक्ट्स के इस तरह फास्ट सीरीज के अंदर आपको मिड टर्म की तैयारी के लिए आपको जो भी लेक्चर्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।